वाद विवाद शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी कृपया अपना स्थान करें। ये है पक्ष के दल और ये है विपक्ष के दल। पक्ष में है प्रधानमंत्री अंशुमन प्रताप सिंह, उप प्रधानमंत्री श्रेया जायसवाल। विपक्ष में नेता विपक्ष अभिषेक दुबे, उप नेता विपक्ष स्वाति पटेल। तो आज का हमारा विषय है भारत सरकार का यह सदन हर नागरिक के लिए न्यूनतम सैन्य सेवा अनिवार्य करेगा। इस विषय के पुरजोर पक्ष में मैं प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य के साथ प्रस्तुत हूँ। 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष। तो महोदय, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि भारत सरकार क्या है। भारत सरकार भारत के नागरिकों द्वारा चुनी गई एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के सभी संचालनों का जिम्मेदारी है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो न्यूनतम सैन्य सेवा है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो जो सैन्य सेवा है यानी आपको जो सैन्य विभाग है उसके जो अलग अलग डायमेंशन है उसमें आपको अपनी सेवा देनी होगी और आपको हर एक प्रकार से जो उसमें विभाग, जैसे आप इंटेलिजेंस, टेक्निकल या हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग जो भी विभाग है उसमें आपको अपनी सेवा देनी होगी। उसके बाद हम समझते हैं कि भारत सरकार का गोल क्या है। भारत सरकार का गोल है कि वो देश के हर नागरिक का विकास करे, हर एक आयामों में विकास करे। कैसे आयाम, चाहे वो सामाजिक आयाम हो, राजनीतिक आयाम हो या आर्थिक आयाम हो, सभी आयामों में व्यक्ति का विकास होना चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं अगर हम कोई नीति ला रहे हैं तो आज का हमें करंट सिचुएशन समझनी होगी। तो आज की जो हमारी भारत की करंट सिचुएशन क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में पॉपुलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैन्य सेवा है अगर हम उसको लागू कर रहे हैं तो जो हमारी नीति में सैन्य सेवा को अनिवार्य करने की जो चीज़ है वो 18 से 22 साल है, यानी 18 से 22 साल के उम्र के युवाओं को सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। तो हम यह बताते हैं कि हमने 18 से 22 साल ही क्यों इस नीति के लिए रखा है, क्योंकि जब व्यक्ति स्कूल से कॉलेज में आता है तो वो 18 साल उसका हो चुका होता है और यही वो समय है जिसमें उसको मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप रास्ता भटक सकते हैं, आप पूरी संगतों में फंस सकते हैं। सदन की गरिमा को सादर नमन। सदन पटल पर रखे आज के विषय के पूर्व विपक्ष में है, एक विपक्ष अपने वक्तव्य के साथ। महोदय, हमारा जो आज का विषय ये सदन भारत सरकार का सदन है, यानी ये जो सदन में बैठे लोग हैं भारत सरकार के लोग हैं। अब हमारा जो प्रधानमंत्री है वो जो मॉडल लेके जा रहे हैं तो इस मॉडल की हमें आवश्यकता ही क्यों है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि अभी के वर्तमान में हमारी जो देश की सेना है विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। और दूसरी बात ये जो इसकी बात कर रहे हैं कि युवा के आचरण की, उसके स्वभाव की अनुशासन, एकता और समानता उससे आएगी लोगों को, युवाओं को सेना में जाने से। तो मेरा सीधा सा प्रश्न उनसे ये है कि जो आचरण निर्माण की बात कर रहे हैं वो आचरण निर्माण हम उन बच्चों का उनके कॉलेज और स्कूल लेवल से ही कर सकते हैं। और अगर हम कॉलेज और स्कूल लेवल से उनका ये आचरण निर्माण कर रहे हैं तो उनके लिए हमेशा देते रहेगा। और ये जो जिस अनुशासन और जिस एकता की बात कर रहे हैं वो उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, वो हमेशा लगातार नहीं रह रही। दूसरी बात, जब ये कम्फर्ट जोन की बात कर रहे हैं तो वो कम्फर्ट जोन भी उन पर थोपा जा रहा है, यानी वो उन 4 सालों के लिए तो उन कम्फर्ट जोन से बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन उन 4 साल के बाद क्या होगा, फिर से वो उसी कम्फर्ट जोन में चले जाएंगे, फिर से वो उसी आलसीपन में चले जाएंगे। दूसरी बात, अब इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी इस नीति से। सबसे पहली बात है कि सरकार का व्यक्ति बोझ बढ़ेगा। किस प्रकार से, जब आप उनको सेना में भेज रहे हैं यानी आपको हर सैनिक को वेतन उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये वेतन कहाँ से आएगा, सीधा सा प्रश्न ये है। दूसरी बात कि सैनिकों को जब आप वेतन देंगे तो उनके लिए 3 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो आप कर बढ़ाएंगे और अगर आप कर बढ़ा रहे हैं तो इससे लोगों को समस्या उत्पन्न होगी, और अगर आप दूसरे विषय से उधार ले रहे हैं तो इससे हमारे देश की जो सरकार है उसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा और अन्य विभागों में या तो आप कटौती कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा विकल्प है कि आप सेना को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सेना को आधुनिकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी सेनाओं में हम सेना के प्रशिक्षण में सुधार कर सकते हैं, उसमें नवीनता ला सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे आधुनिक यंत्र उपलब्ध करा सकते हैं, जो संसाधन का इस्तेमाल है वो हम मानव के ज़्यादा हम सेना पर कर सकते हैं, और जो मानव के आचरण का निर्माण है वो हम स्कूल और कॉलेज लेवल के स्तर से कर सकते हैं। अब देश की सुरक्षा पर ये जो नीति है इससे सीधा सीधा देश की सुरक्षा पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं तो वहाँ पर गए हैं, 4 साल बाद जो वापस आएंगे सेना प्रदान करने, सैन्य सेवा प्रदान करने के बाद, क्या वो इस बात की क्या गारंटी है कि वो यहाँ पर आकर हिंसाएं नहीं करेंगे, वो अराजकता नहीं फैलाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है, क्योंकि वो सेना में जाकर हथियार चलाना सीख चुका
चुका है, यानी किसी भी लड़ाई के लिए वो हथियारों का उपयोग करेगा, यानी कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, तो देश की जो आंतरिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अब इसके बाद मानव की अधिकतम मानव, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो योगदान होता है उसका जो नजरिया होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी योगदान करने के क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। आप हर व्यक्ति को ले जाकर सेना में ले जा रहे हैं, यानी कि आप जो व्यक्ति है वो वहाँ पर उतना योगदान नहीं दे पाएगा। अभी मैं जब ये बात कर रहे हैं कि इस नीति से क्या हो रहा है, इस नीति से हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। हमारे संविधान के एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 3, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये प्रावधान दिया जाता है कि उसके मौलिक चुनने का अधिकार, कि वो अपने जीवन का चुनाव कर सकता है। और इस नीति से क्या हो रहा है, इस नीति से उस मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है कि किस प्रकार से उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध आप ले जाकर सेना में भर्ती कर रहे हैं जबकि उसकी इच्छा नहीं है, तो इससे ये मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इसीलिए हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे भारत सरकार की छवि में होने के नाते कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो। अगली बार जब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस नीति से क्या क्या समस्याएं हो रही है, इस नीति से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, इस नीति से जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और जो ये आचरण की बात कर रहे हैं वो कॉलेज और स्कूल लेवल के स्तर से भी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हम ये नीति लागू नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके आगे विचार करने वक्तव्य हेतु सदन स्थल पर वो प्रधानमंत्री आमंत्रित। सदन की गरिमा को सादर नमन। दिए गए विषय के पुरजोर तरीके से पक्ष में मैं उपनेता पक्ष अपने वक्तव्य के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो हमारा प्रतिपक्ष जो कुछ सवाल खड़े करके जाता है उसके जवाब देने से मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूंगी कि जो वित्तीय समस्या है उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी। वहाँ पे जो वित्तीय समस्या है उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि इसरो जैसे जो संस्थान है जहाँ पे इनोवेशन की चीजें हम करते हैं तो हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। किस तरीके से फॉलो करते हैं, अगर हम किसी चीज में एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे जो आउटपुट हमें निकलता है वो चीज फिर उसको रिकवर करता है और ये साइकिल चलते रहती है। इससे हमारा जो नुकसान है वो वहाँ पे नहीं होता है। सैन्य सेवा में अगर हम इस चीज को लागू करेंगे तो वहाँ पे ये साइकिल कैसे कंटिन्यू होगी, ये इस तरीके से कंटिन्यू होगी कि अगर हम अपने जो युवा है उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनको ट्रेनिंग देने के साथ हम उनको स्किल बना रहे हैं। जो स्किल उन्हें जरूरत है समाज में आगे बढ़ने के लिए, देश का विकास करने के लिए, वो स्किल हम उन्हें वहाँ पे दे रहे हैं। तो उस स्किल की वजह से वो वहाँ पे हमारे लिए कैपिटल होगा। वो कैपिटल आगे जाके समाज में अपना योगदान देगा जिससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही हमारे देश का वहाँ पे विकास होगा। तो इनका जो ये बिंदु था वित्तीय का वो इस तरीके से होता है। उसके बाद ये कह के जाते हैं कि जो हमारा चुनने का अधिकार है मानव का जो हमारे संविधान में दिया गया है उसका किस तरीके से वहाँ पे हनन हो रहा है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि उसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो अगर जो जरूरी चीजें हैं वो उनको इम्पोज भी कर सकती है पब्लिक के ऊपर ताकि जो देश है उसका विकास वहाँ पे बना रहे। यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज है वो सरकार इम्पोज भी कर सकती है ताकि हमारा जो देश है वो प्रॉस्पर करते रहे हमेशा और हमारे देश का विकास होते रहे। किस तरीके से ये कर सकती है, अगर हम जैसे हमारे नेता ने बताया कि 18 से 20 की उम्र में हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हम ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें स्किल बनाएंगे, उनकी जो मेंटल हेल्थ है जो उनकी फिजिकल हेल्थ है उस पर भी काम करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का जो हमारा समाज है किस तरीके से समाज हमारा सुविधाभोगी समाज हो गया है। यानी कि मनुष्य को सारी सुविधाएं उसको चाहिए लेकिन मनुष्य के अंदर आलस्य आ गया है। तो अगर हम इस सेवा को हम अनिवार्य कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो मनुष्य है वो किस तरीके से वहाँ पे उसकी मेंटल जो फिटनेस है, जो उसकी हेल्थ की फिटनेस है फिजिकल, वो वहाँ पे सुधरेगी जिससे कि वो और अच्छे तरीके से समाज में अपना योगदान देगा। उसके बाद ये कह के जाते हैं कि अगर अटैक जैसी समस्या आ जाए हमारे देश में तो उससे जूझने के लिए अगर हमारे देश में वॉर जैसी जो कंडीशन होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब ऐसी चीजों को हम तय नहीं कर सकते कि कब हमारे देश में किसी के साथ युद्ध होने लगे या फिर कब स्थितियां बिगड़ने लगे। तो वहाँ पे हमारे हर एक नागरिक को इतना सक्षम होना पड़ेगा कि वो देश के लिए अपना योगदान दे पाए या फिर ऐसी कोई भी आपदा आए। अगर हम वॉर की भी बात ना करें, हम नेचुरल क्लैमिटीज की बात करें, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि भूकंप जैसी जो आपदाएं हैं उनमें होने के जब वो होती है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हमें मिलिट्री भेजनी पड़ती है ताकि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जब ये चीजें हम उन्हें युवा अवस्था में ही सिखा देंगे तो किस तरीके से वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए कि वो अपनी मदद खुद से स्वयं से कर पाएंगे और उन्हें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो बहुत सारी जाने जाती हैं क्लैमिटीज में वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा और वहाँ पे लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा
अभी चल रही हैं, जो भी फोर्स में आर्मी हमारी नेवी है वो वर्क कर रही है, वो सारी चीजें वैसे ही वर्क करेंगे। हम बस ये दूसरा मॉडल वहाँ पे रखेंगे कि 18 से जो 22 साल के लोग हैं ये अस्थायी रूप में वहाँ कार्य कर रहे होंगे। अगर ये लोग चाहें अपनी स्वेच्छा से तो ये इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद अगर मिलिट्री में आना चाहे तो वहाँ पे वो मिलिट्री में आ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे पॉइंट होता है भेदभाव का। हम देखते हैं कि मिलिट्री जैसी जो चीजें हैं, आर्मी जैसी जो चीजें हैं, वहाँ पे लोग बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं और उनमें एकता की जो भावना होती है वो वहाँ पे होती है। यानी कि अगर हम इन चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे देखना चाहते हैं, जो हम स्कूल में बच्चों को भले सिखा देते हैं कि आपको भेदभाव नहीं करना है, हर जाति के लोग समान होते हैं, हर धर्म के लोग समान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों में वो भावना फिर भी अच्छे से नहीं आ पाती है। हम जब चीजों को कंपल्सरी करेंगे, वहाँ पे अनिवार्य करेंगे और उन्हें ये चीजें हम सिखाएंगे, वहाँ पे किस तरीके से उनकी जो ये भावना है वो वहाँ पे खत्म होगी, कि भेदभाव वाली जो भावना है आर्मी में आने के बाद खत्म हो जाएगी। इससे जो समाज है वो एक सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक ग्रुप में सब आगे बढ़ पाएंगे। तो निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भारत सरकार है वो अपने देश के विकास के लिए ऐसी नीति लेके आएगी जहाँ पे हम अनिवार्य सैन्य सेवा 18 से 22 साल की उम्र के बच्चों के लिए करेंगे। धन्यवाद। वक्तव्य हेतु सदन पटल पर उपनेता विपक्ष सामंत। सदन की गलबा को सारा नमन। जैसा कि आज का सदन विषय है, भारत सरकार का यह सदन हर नागरिक के लिए न्यूनतम सैन्य सेवा अनिवार्य करता है। ये पुरजोर विपक्ष में मैं उपनेता विपक्ष अपने वक्त 3-2 जैसा कि हमारा प्रतिपक्ष आता है और कहते जाता है कि जो हमारे नेता आते हैं और वो बात करके आते हैं कि हर व्यक्ति के रुझान अलग अलग होता है, रुचि अलग अलग होती है और जिस व्यक्ति की जिस चीज में रुझान होता है, रुचि होता है, उस फील्ड में जाकर यदि वो व्यक्ति कार्य करेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, अर्थात वो अपने देश में जो है कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा। ना कि आप उसे जबरन मिलिट्री में जाके रख देंगे तो वहाँ पे रखने में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, उतना ज्यादा अपने देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्रतिपक्ष आता है और कहते जाता है कि हम सैन्य विभाग में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग रखेंगे। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट है, कोई ऐसा है जिसे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, डांस में है, तो इसे आप सैन्य सेवा में ऐसा क्या कार्य आप करवाएंगे? प्रतिपक्ष हमारे ऐसा भी पता लग जाता है। उसके बाद हमारा प्रतिपक्ष आता है और कहते जाता है कि 18 से 22 साल की उम्र में युवा घटक रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है वास्तव में ये जो 18 से 20 साल के युवा होता है, ये अपने भविष्य को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है और पूरी लगन के साथ कार्य कर रहा होता है। और बात रही मार्गदर्शन की, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सैन्य सेवा में ही उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। मार्गदर्शन है तो आप बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं जिसमें आप जो यूथ है उसकी गाइडेंस, उसको गाइड करें, उसको क्या करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से गाइड करने में ज्यादा बेहतर होगा। और हमारा प्रतिपक्ष आता है और वो डिसिप्लिन की बात करके जाता है कि कैसे आज के समान किसी उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सैन्य सेवा में जाकर ही समानता या डिस्क्रिमिनेशन ये सब समानता लाया जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे नेता आते हैं और वो बता के भी जाते हैं कि कैसे जब बच्चा कोई भी मनुष्य होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है, उसे जो बाल्यावस्था में जो सिखाया जाता है वो चीजें उसके अंदर इनहेरिट हो जाती है और वो उन्हीं चीजों को फॉलो करता है, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हीं चीजों को सच मान लेता है। तो ऐसे में यदि बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे समानता है, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेट बचपन से ही सिखाया जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा और हमारा जो युवा है तब वो ज्यादा डिस्क्रीन होगा। ना कि आप सिर्फ 4 साल में किसी को इतना सिखा दोगे कि वो डिस्क्रीन में आ जाएगा और 4 साल के बाद उसका वो डिस्क्रीन फिर से जो वो इसकी जो डेली रूटीन था वो टूट जाएगा, वो फिर से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष आता है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि आप जब 4 वर्ष की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें आप हर चीज की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए कि एक व्यक्ति जो 24/7 सिर्फ उसी कार्य को कर रहा हो, उसी चीज को अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा हो, एक तरफ वो व्यक्ति और एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो मिलिट्री में सेवा दे रहा है, अपने देश को मतलब मिलिट्री में भी साथ कर रहा है और अब थोड़े बहुत समय में उसको मिलेगा उसमें अपने इंटरेस्ट की चीज करेगा। तो आप खुद देख रहे हैं दोनों में कौन सा बेहतर होगा, कौन सा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ऑब्वियसली वही जो 24/7 करेगा, तो ऐसे जाके उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और देश में अपना कंट्रीब्यूशन कम दे पाएगा। और जो बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा में जो हमारे यहाँ आते हैं बता के जाते हैं कि कैसे हमारे देश में जो सैन्य शक्ति है वो विश्व की जो बहुत ही शक्तिशाली सैन्य शक्ति है उनमें से है। और साथ ही अगर आपको युद्ध का कोई खतरा लगता भी है तो आप युद्ध होने की क्योंकि युद्ध कभी भी किसी के लिए भी लाभदायक
तैयारी हेतु सदन पटल पर 1 मिनट का सामान्य समय। प्रधानमंत्री। प्रश्नोत्तरी 1.5 मिनट की होगी। तो मान्यवर, जब आप 4 वर्ष की ट्रेनिंग देंगे तो 4 साल का समय होगा, तो ऐसे में आप अपने शस्त्र का प्रयोग करना सिखाएंगे या नहीं? मिलिट्री ट्रेनिंग है तो आप उनको शस्त्रों का प्रयोग सिखाएंगे। हाँ, तो ऐसे में जब 4 साल बाद वो उससे निकल जाएंगे तो तभी उन्हें शस्त्रों का प्रयोग करना आएगा। तो ऐसे में क्या ये जायज नहीं है, आपकी कोई कॉमन सी बात नहीं हो जाएगी कि उसका प्रयोग वो आपसी दुश्मनी में करेंगे? जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं तो उनको मेंटली भी ट्रेन किया जाता है और फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है। जब हम उनको वेपन चलाना सिखा रहे हैं तो हम वेपन के एथिक्स भी बता रहे हैं कि आपको वेपन कब यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है। यानी हम आपको वो एथिक्स भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको अपनी पर्सनल ड्रेस के लिए या फिर किसी चीज के लिए वो वेपन्स का यूज नहीं करना है। तो अगर आपको वेपन चलाना आता है तो आप ये आपका असम्पशन है कि वो जरूर अपने ड्रेस के लिए यूज करेगा, क्योंकि अगर उसको 4 साल की इतनी लंबी अवधि के लिए उसको ट्रेन किया गया है तो वो उस यूज के लिए पहले सोचेगा, विचार करेगा और उस एथिक्स को ध्यान में रखेगा। नहीं, 4 साल के जो समय अंतराल है इसमें आप क्या क्या सिखा देंगे? इतनी सारी चीजें आप सिखाने की बात करो। एथिक्स 4 साल में आप कितने ही सिखा देंगे कि उसको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्रोधित होगा, क्रोध की अवस्था में अपने एथिक्स वगैरह सब भूल जाता है। तो ऐसे में उसको तो कैसे बातों का इस्तेमाल करेगा? प्रश्न है। हाँ, तो मेरा ये मैं इसका आंसर ये है कि आपका ये असम्पशन है या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कितना ही सिखा देंगे। अगर वो व्यक्ति ये 4 साल सेना में ना दे रहा होता, अगर वो 4 साल अपने नॉर्मल 4 साल कर रहा होता तो वो भी तब भी कुछ लिमिटेड चीजें ही सीख पाता। वो सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता। तो सैन्य सेवा में हम उसकी चॉइस के हिसाब से उसको जिस भी फील्ड में जाना है, जैसे कि आप कहते हैं आप कितना सिखा देंगे, तो उसको अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो हम उसको पेंटिंग में सिखाएंगे उन 2 वर्ड्स में। यानी आपको जिस चीज़ों का इंटरेस्ट है हम वो सिखाएंगे। पक्ष विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु सदन में आमंत्रित करें। उपनेता विपक्ष। ठीक है, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि जब आप बात करके जाती हैं जो डिसिप्लिन जैसी चीजें हैं वो आप उनको स्कूल में सिखाएं। तो मेरा बस सीधा सा प्रश्न ये है कि वो आज तक प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन बढ़ रहा है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लैकिंग है। तो हमें वर्क करना चाहिए कि जो स्कूल लेवल पे हम डिसिप्लिन सिखाने की बात करते हैं उस इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करें, ना कि पूरे के पूरे जो आपका मॉडल है उसके लिए चेंज कर दीजिए, बल्कि उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको ये कंपल्शन है उससे प्रॉब्लम है? ये आप इतना जो 4 वर्ष का समय ले रहे हैं पीक टाइम में किसी युवा का अपना गोल अचीव करने के लिए, इसलिए उससे मुझे तो मुझे मतलब ये बस सिंपल सा आंसर दीजिए कि क्या कंपल्शन किसी भी ह्यूमन के ऊपर जरूरी होता है या नहीं होता? ये कोई भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तो उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में रुचि होगी तो वो व्यक्ति बिना किसी कंपल्शन के वो कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। यानी अगर आपको मतलब अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है या फिर आपको कोई प्रेशर नहीं है तो आप काम कर लीजिए। हाँ, ये तो उस कार्य में मेरी रुचि है तो ऑब्वियसली मैं वो कार्य कर लूँगी। तो मतलब मेरा सिंपल सा आज भी प्रश्न है कि जो आप बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो अभी के समाज में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप जो अभी जो एथिक्स चल रहे हैं समाज में उनको सिखाया जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे आज तक क्यों लागू नहीं होगा या कहाँ लैग हो रहा है? अंतिम प्रश्न। अगर ये देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हैं, वो चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो चाहे सेक्स बेसिस पे हो, तो अगर पहले की तुलना में देखें तो आज के समय में डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आप इस क्लास को कोई देख लीजिए, भले यहाँ पे रेशियो में कम ज़्यादा है वो मैं मानती हूँ, पर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर के लोग यहाँ पे उपस्थित है। रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये सुधार की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसमें बेहतरी का एक कॉर्नर बाकी है, बेहतरी की जा सकती है। पर ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हटाने में बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सफलता प्राप्त होने में ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। विपक्षी दल से अनुरोध है वो पक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें।
जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में भी बताया कि किस तरीके से वहाँ पे सेना में अलग अलग विभाग बना रहे हैं। जब हम अलग अलग विभाग बना रहे हैं तो जिस विभाग में जिसकी रुचि है या फिर जिसकी काबिलियत उस हिसाब से है, हम उसे उस विभाग में भेजेंगे। तो ऐसे नहीं है मुझे डांस में रुचि है तो हम उनसे आप डांस कराएंगे क्या बात है? हाँ, डांस में आप सैन्य सेवा में हमें डांस का क्या रोल है, मतलब कैसे करेंगे? ठीक है, मेरा उत्तर सुनिए। जैसे हमने कहा कि हम एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी उस चीज में ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। तो आपकी जो रुचि और काबिलियत जिस चीज में है उस चीज में आपको सिखाएंगे और उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग है वो भी साइमल्टेनियसली वहाँ पे चल रहा है। पक्ष विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। तो आप ये मानते हैं कि जो 18 से 22 साल की उम्र है वो बहुत ही ऐसी उम्र है जिसमें जो युवा है वो भटक सकता है? ये ऐसी उम्र है जिसमें युवा के लिए करियर अपने करियर को चुनने का भी टाइम है कि वो भविष्य में किस प्रकार चलता है। तो आप ये मानते हैं कि इस समय उसको गाइडेंस की जरूरत होती है? हाँ, उसको गाइडेंस की जरूरत होगी और ये गाइडेंस हम स्कूल और कॉलेज के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। जो स्कूल में कॉलेज में जो नॉलेज दी जाती है, क्या आप अगर आप मान लीजिए जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स करने के बाद आप बाहर निकलकर कितनी जॉब्स पाएंगे? हमारे देश में तो बेरोजगारी क्यों ज्यादा है? हमारे देश में बेरोजगारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उतनी स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है ना, तो जब हम अपनी प्रश्न की जब उनके पास स्किल्स नहीं है, यानी हम सैन्य सेवा में पूरी स्किल्स दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं हो रहा है। इस बात से आप मानते हैं? अब आप सुनिए कि जब आप इसकी की बात करें तो इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है तो हम सेना में ज़्यादा उन संसाधनों को सेना में ज़्यादा लगाने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे जिससे और ज़्यादा स्किल्स डेवलप होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे बेरोजगारी कम होगी। प्रश्नोत्तरी चरण समाप्त। सदन पटल पर प्रत्योत्तरी की तैयारी हेतु 30 सेकंड का सामान्य समय। और प्रत्योत्तरी जो है सिर्फ 30 सेकंड की होगी, पक्ष से भी विपक्ष से। प्रत्योत्तरी में आप जैसे कि ये बताते हो कि आपके कौन कौन से पॉइंट जो है वो स्टैंड रह गए हैं, उसका अभी तक क्यों नहीं काउंटर नहीं आया है, कोई काट नहीं आया है, या फिर दूसरे पक्ष ने कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया या फिर अपने भार से गिर गए। एक लाइन में समझो कि मैं क्यों जीत रही हूँ, मैं क्या बताऊंगी कि मैं किससे जीत रही हूँ, वो इससे हार है। ये प्रश्न है। मतलब वो आपको कन्विंस करेंगे कि वो जीत रहे हैं, वो कन्विंस करेंगे कि ये जीत रहे हैं। अब आपकी बुद्धि पर निर्भर है कि कौन जीत रहा है और आपको उसके लिए तर्क देने पड़ेंगे कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। सामान्य समय समाप्त। विपक्ष के किसी एक वक्ता से अनुरोध है वो सदन में आकर प्रत्योत्तरी भाषण दें। सदन की गरिमा को मेरा नमन। मैं उप नेता विपक्ष, मैं बताना चाहूंगी कि किन किन मुद्दों के आधार पर हम जीत रहे हैं। कि सर्वप्रथम तो हमारे नेता आते हैं और वो प्रतिपक्ष के जो मॉडल है उसमें कमियां निकालते हैं और एक अल्टरनेटिव मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत करके जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे आप किसी व्यक्ति को उसकी रुचि के और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर उसके सैन्य सेवा में बदल देंगे तो कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और मौलिक अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है उसके बारे में रखते हैं। जो देश हमारा भारत सरकार का सदन है जो कि लोकतांत्रिक है। उसके अलावा बताते हैं कि देश में कैसे अराजकता आएगी और ऐसा ये सिस्टम लाने से मॉडल अपनाने से कैसे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इन सारे मुद्दों पर जिससे हम जीत रहे हैं। पक्ष के किसी एक वक्ता से अनुरोध है वो प्रत्योत्तरी भाषण। सदन को मेरा अंतिम नमन। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि किस प्रकार से जो हमारी सैन्य सेवा है वो स्किल्स का डेवलपमेंट कर रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है और जो एक इंडिविजुअल है उसको सभी तरह से सक्षम बना रही है। और वहाँ से नेता आते हैं, नेता भी हमारी बात को मान के जाते हैं कि स्किल्स जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। तो अगर हम अपनी इस नीति में ये सब चीज़ें प्रदान कर रहे हैं तो उनसे उनको क्या दिक्कत है वो ये पूरा स्पष्ट करके नहीं जाते और जो विपक्ष अपना पूरा मॉडल लेके जाता है उसमें केवल ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं और वो सिचुएशन अभी भी चल रही है। वो ये बोलते हैं कि हम नीतियों के थ्रू करेंगे, हम स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज़ें तो अभी भी हो रही है। स्कूलों में भी अभी स्किल सिखाई जा रही है, स्कूलों में डिस्क्रिमिनेशन बताया जा रहा है भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको पालन करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। तो हमने ये बताया कि किस तरह से कंपल्शन इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद